वेलकम बैक टू VSM लर्नर्स। आज ये सेकंड वीडियो है अंडर द क्वेश्चन आंसर सीरीज। क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट करी थी और जो मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट किया है वो चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का है। उस वीडियो में मैंने टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे और वैसे ही आज चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस कर रही हूँ। ये जो MCQ आज आप देखेंगे वीडियो में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड MCQs हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सेम रिक्वेस्ट करूंगी वापस से कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके खुद से पहले आंसर देने की कोशिश करें और फिर मेरे आंसर्स के साथ मैच करिएगा। इससे आपका कंसेप्ट चेक हो जाएगा। अगर टॉपिक रिवाइज नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा और अगर टॉपिक रिवाइज है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर वैसे तो बहुत ज्यादा MCQ एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन जितने भी तरीके से और जो MCQ एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो सारे आज इस वीडियो में हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्टिकल ऑफ मैटर पॉजेस। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या पॉजेस करते हैं इन चारों में से, यानी उन पार्टिकल्स के पास क्या होता है। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी प्रेशर या ऑप्शन डी वर्क। इन चारों में से कौन सी चीज है जो मैटर के पार्टिकल्स में होती है, तो वो है एनर्जी। तो हर मैटर के हर पार्टिकल के पास एनर्जी होती है। प्रेशर, फोर्स, वर्क ये सब एक्सटर्नल चीजें जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस व्हेन। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। टेम्परेचर डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर इंक्रीजेस या डी नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर मुझे किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो। बहुत ही इजी कंसेप्ट और बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से ऐसा नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से भी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये जो ऑप्शन गिवन है ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मिक्स हो सकता है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे, सॉलिड लिक्विड में मिक्स होता है, हम शुगर और सॉल्ट ऐड करते हैं। लिक्विड और लिक्विड तो मिक्स होता ही है, आप जूसेस में पानी ऐड करते हैं, मिल्क और वाटर को मिक्स करते हैं। और अब सी गैस, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं, आपको गैस के मॉलिक्यूल, परफ्यूम और एरोसोल्स, बॉडी मिस्ट, ये जो हम यूज करते हैं इनके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, लिक्विड और गैस का ही तो मिक्सचर है वो। तो ये तीनों के तीनों गैस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। अब ये बात समझिए कि साइंस के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके लिए अगर बुक रीड नहीं भी करोगे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा था। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और मैं थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर कर लूं माइंड के अंदर, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हर बार बुक रीडिंग जरूरी नहीं है, साइंस इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, तो आप उस तरीके से भी इसे हैंडल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर डैश। जब भी कोई सॉलिड पिघलता है तो उसके टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम या फिर नन ऑफ द अबव। अब जिसको क्वेश्चन ना आए फिर भी इस क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मेल्टिंग हो रही है तो टेम्परेचर में कुछ तो चेंज आना ही चाहिए ना, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए या फिर कुछ भी चेंज ना आ रहा हो। यही तीन चीजें पॉसिबल होनी चाहिए। नन ऑफ द अबव तो कैसे होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं। अब अगर सॉलिड मेल्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, और अगर ये कंसेप्ट अप्लाई करके ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर दिया है तो बिल्कुल गलत कर दिया है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे हैं कि अगर सॉलिड मेल्ट होता है तो इसके टेम्परेचर को, यानी सॉलिड का टेम्परेचर पर क्या असर पड़ने वाला है। सॉलिड का टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा। लेटेंट हीट का कंसेप्ट मत भूलिए। लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्या है कि अभी अगर हम उन्हें टेम्परेचर देंगे, सॉलिड मेल्ट हो रहा है, उस समय जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ पे लग रहा होगा, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, बॉन्ड्स को तोड़ने में।
तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉलिड का? नहीं, सॉलिड का टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, वो किसी दूसरे काम में लग रही है, और वो दूसरा काम क्या है? बॉन्ड्स ब्रेक करना, तभी तो मेल्टिंग होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना और ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500 केल्विन इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस। आपको ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आया है, और ये वाला क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस तरीके के कन्वर्जन्स के क्वेश्चन वो आपको एमसीक्यू में दे सकते हैं, और नहीं तो 1 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। करना क्या होता है, केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, -273, सिर्फ आपको 273 माइनस करना है, किसमें से? केल्विन में से, यानी जो भी मेरी गिवन डिग्री है, लेट्स से 300, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 273 को, और आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से नॉर्मली सॉल्व करना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, और मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट रिपीटेड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कन्वर्शंस आपको आने चाहिए चैप्टर नंबर 1 में। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, बॉइलिंग इज अ डैश फेनोमेनन। जो बॉइलिंग है वो कैसी प्रक्रिया है, कैसा फेनोमेना है? ऑप्शन नंबर ए बल्क, ऑप्शन नंबर बी फ्लो, सी नेचुरल, या डी आर्टिफिशियल। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फेनोमेना है, एक साथ होता है, बहुत सारा एक बार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बर्निंग ऑफ कैम्फर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कैम्फर क्या होता है? कपूर। कपूर को जलाना किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन या एवापोरेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि सभी को ऐसा लगेगा कि कैसा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आंसर जो है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली। कोई लिक्विफाई का स्टेज नहीं आता, कोई लिक्विड नहीं बनता है। तो जब आप कपूर, अगरबत्ती, ये सारी चीजें जलाते हैं तो यही होता है ना कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश कैन लिक्विफाई गैस। इनमें से कुछ प्रोसेस हैं जो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है? अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दें, या प्रेशर डिक्रीज करें, या टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। इन तीनों में से ऐसा क्या है जिसे करने से गैस लिक्विफाई हो जाएगी? लिक्विफाई होने का मतलब है कि जो आपकी गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं प्रेशर लगाऊंगी। इंक्रीज्ड प्रेशर इसको तो लगाना ही पड़ेगा, ताकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं वो थोड़े पास आ जाएं, तभी तो वो लिक्विड बन सकते हैं। दूसरा, तो डेफिनेटली प्रेशर डिक्रीज तो नहीं करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दूसरा मैं करूंगी टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो वापस से पार्टिकल्स और क्लोज आ जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। गैसेस को लिक्विड बनाने के लिए ये दोनों प्रोसेस यूज किए जाते हैं, या दोनों को साथ में करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर किस यूनिट में मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी पास्कल, सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या डी डाइन। डायरेक्ट आंसर है और करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ठीक है। दिस इज द यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिमिलर, यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। बहुत ही स्लाइट चेंज है क्वेश्चन के अंदर। अगर प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रही है तो कौन सा यूनिट होगा मेजर करने के लिए? न्यूटन, पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या डाइन? दिस टाइम द आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है यानी कि गैसेस, तो आंसर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एवापोरेशन टॉपिक से है ये क्वेश्चन, यानी कि बहुत 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 जरूरी है। एवापोरेशन इंक्रीजेस व्हेन। ध्यान देना है, हमें एवापोरेशन करनी है इंक्रीज। सबसे पहले तो एवापोरेशन किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है वो चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में ह्यूमिडिटी है, बी में सरफेस एरिया है, सी है विंड स्पीड, और डी है टेम्परेचर। होती तो इन चारों से है। तो अब समझते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज करने पर।
ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से इवापोरेशन बढ़ेगा, यानी हवा में नमी बढ़ जाएगी तो इवापोरेशन जल्दी होगा, ऐसा तो नहीं है। बारिश के समय में कपड़े सूखते हैं भला। नेक्स्ट, सरफेस एरिया डिक्रीज, यानी अगर मेरा जो एरिया है वो कम हो जाए तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, नहीं, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना इवापोरेशन जल्दी होता है। विंड स्पीड इंक्रीजेस, अगर हवा तेज चलने लगे तो, हाँ जी, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। और टेम्परेचर डिक्रीज से, नहीं, ठंड में भी कौन से कपड़े सूख जाते हैं जल्दी, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विंड स्पीड इंक्रीजेस। तो जब विंड स्पीड इंक्रीज होगा इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डैश इज मैक्सिमम एंड डैश इज मिनिमम, यानी एक तो किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें सबसे कम है, हमें बस वो बताना है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर है सॉलिड और गैस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गैस एंड सॉलिड क्यों नहीं, क्योंकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट ब्लैंक फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ब्लैंक सेकंड ऑप्शन, इसीलिए गैस और सॉलिड करेक्ट नहीं है, सॉलिड और गैस करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और यूनिट से सवाल, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट का ऐसा यूनिट क्या है, ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, बी न्यूटन, सी पास्कल या डी केल्विन। अब डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, किलोग्राम जो है वो गलत आंसर है। वेट नापने का ऐसा यूनिट किलोग्राम नहीं है, इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखना है, वेट और मास अलग अलग होता है, तो वेट का जो यूनिट है वो किलोग्राम नहीं है, वो है न्यूटन। नाउ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास की ऐसा यूनिट क्या है, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। बिल्कुल, तो जो आप नापते हैं वेइंग मशीन पे, जब हम अपना वेट नापते हैं और वो केजी पर आता है, वो एक्चुअली हमारा मास है। वेट एक अलग कंसेप्ट है जिसको आप लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए आप इन दोनों की ऐसा यूनिट को बहुत अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इतने यूनिट से क्वेश्चन आ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने क्वेश्चन यहाँ यूनिट के दे चुकी हूँ ऑलरेडी, यहाँ से आपको ये तो समझ आ गया है कि आपको हर एक चीज की यूनिट पता होनी चाहिए, हर एक का स्टैंडर्ड यूनिट आपको लर्न होना चाहिए। इस चैप्टर में गिवन है, इसलिए लर्न कर लीजिए। अब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है ना। कंफ्यूजन तो वैसे तब होती अगर यहाँ मैं केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिख देती, तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी 25 डिग्री पर है और 100 डिग्री पर है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। अब अगर 25 डिग्री पर है विच इज द नॉर्मल टेम्परेचर, तो इस समय तो पानी लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, और 100 डिग्री सेल्सियस तो आप सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो उस समय जो पानी होगा वो किस फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में। तो 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड और ओके यहाँ सॉलिड है, तो ये तो नहीं है ना, 100 डिग्री पे सॉलिड तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस, है ना। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। तो आप सब ये फिनोमेना बचपन से देख रहे हैं चीज़ों को, पानी, सॉलिड, लिक्विड, तो ये चैप्टर तो बिल्कुल आसान होना चाहिए, और आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के सारे। तो अपना फोकस लूज नहीं करना है, तब तो ये चैप्टर कुछ है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड होता है एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, जो बह सकती है, जो फ्लो कर सकती है, वो फ्लूइड है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो गैसेस हैं वो फ्लूइड हैं। ये बात तो सही है, लेकिन क्या सिर्फ गैसेस फ्लूइड है, क्या सिर्फ गैसेस फ्लो करती हैं, नो, ओनली लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। अगेन लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ये बात भी सही है, लेकिन क्या सिर्फ लिक्विड करती हैं, नहीं, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर फ्लूइड। सॉलिड कैसे फ्लो कर सकता है, सॉलिड तो फ्लो कर ही नहीं सकता ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड।
एनीथिंग विच कैन फ्लो वो फ्लूइड है, तो फ्लूइड्स हमारे पास दो हैं, लिक्विड एंड गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग समर वाटर इनसाइड अर्थन पॉट बिकम्स कूल। गर्मियों में मटके में रखा पानी ठंडा हो जाता है, दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? कितना इजी क्वेश्चन है ना ये, सबको पता ही होगा ये वाला आंसर कि अगर मटके में रखा पानी ठंडा हो रहा है तो उसका कारण है इवापोरेशन, क्योंकि सबने पढ़ लिया है कि इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस को ठंडा करता है, तो इसका जो आंसर है वो है इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, दिस इज ड्यू टू, गरम गरम खाने की स्मेल आप तक पहुंचती है, ये क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, बी डिफ्यूजन, सी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या डी वेपोराइजेशन। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट मैंने उठा के पूछा है आप लोगों से कि अगर हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल आप तक पहुंच पा रही है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या होगा इसके पीछे का कारण? डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो पा रहे हैं इसीलिए स्मेल वाले गैसियस पार्टिकल्स एयर के गैसियस पार्टिकल के साथ डिफ्यूज होके हम तक पहुंच गए हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following sets of phenomena would increase on raising temperature? ये जो ऑप्शन गिवन है इन सभी ऑप्शन को ध्यान से रीड करना है और फिर बताना है कि टेम्परेचर रेज करने पे, यानी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो इनमें से कौन कौन सा सेट्स ऑफ फिनोमेना हैं जो इंक्रीज होंगे, यानी उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, ये बात तो सही है। इवापोरेशन भी टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी होता है, तो ऑप्शन ए के अंदर डिफ्यूजन और इवापोरेशन तो सही है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या गैसेस के पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे या वो और ज्यादा फैलेंगे? कंप्रेशन नहीं होगा, वो तो और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अब जरा दिमाग लगाओ, इस ऑप्शन के अंदर अगर कंप्रेशन गलत है तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी कंप्रेशन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में कंप्रेशन नहीं है, सी में एक्सपेंशन है। जो बात अभी अभी मैंने कही कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस और ज्यादा फैलेंगी और ज्यादा एक्सपेंड होंगी, तो जरा इसमें एक्सपेंशन है तो चेक कर लो, इवापोरेशन इंक्रीज होता है, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है। और वैसे ऑप्शन नंबर डी में भी कंप्रेशन था तो ये भी गलत हो जाता, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब जो लास्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया है, ऐसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे वो सारे चैप्टर का कंसेप्ट एक साथ पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, दैट्स इट। ये हैं आपके चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज, जहां से पेपर बन सकता है। इसके बाहर कहीं और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। एमसीक्यूज अगर चैप्टर नंबर 1 से बने तो यही होंगे, इस टाइप के होंगे और ऐसे ही पैटर्न में आ रहे होंगे। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनकी भी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।